वक्त हो गया है लाख टके की बात का। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एक एक करके सभी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की है प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात। G20 की अध्यक्षता के लिए दी है बधाई। यूएन में ही समर्थन पर दिया धन्यवाद। अमित शाह से मिले नवाजुद्दीन सिद्दीकी। गृह मंत्रालय में करीब आधा घंटा चली मुलाकात। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक। निकाय चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। भूपेंद्र चौधरी बोले तैयारी पूरी है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को बताया भगवान राम। कांग्रेसियों को कहा भरत। मुरादाबाद में भारत जोड़ो यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया विवादित बयान। और चलिए बात करते राजधानी लखनऊ में बीजेपी ने निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन किया। फिलहाल मामला कोर्ट में है और जिस पर कल फैसला भी आ सकता है। लेकिन चुनाव को लेकर पार्टी तैयारियों में जुटी है। चुनावी चिंतन के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इन मुद्दों में खास तौर पर निकाय चुनाव, मिशन 2024, नई टीम का गठन, आगे की रणनीति और नेताओं के फीडबैक, इस सब पर चर्चा हुई। यूपी की सियासत में इन दिनों निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों में मंथन का दौर चल रहा है। निकाय चुनाव पर फिलहाल तो कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई है। मंगलवार को चुनाव को लेकर कोर्ट से फैसला आने की उम्मीद है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि निकाय चुनाव मार्च तक टल सकते हैं। कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, बीजेपी इस पहलू पर भी गौर करते हुए रणनीति बना रही है और अगर अभी चुनाव की तारीखें आती हैं तो उसके लिए भी तैयार है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के रूप में संगठन की गतिविधि सुचारू रूप से चलें, उस प्रकार की 2 बैठकें आज क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री और मोर्चों की 7 मोर्चे हैं, उन 7 मोर्चों की बैठकें, कार्यक्रम अभियान, नए कार्यक्रम अभियान और पुराने कार्यक्रमों अभियानों की समीक्षा, इस प्रकार के संगठनात्मक गतिविधि के लिए बैठक हम लोग करते हैं और वही आज बैठ के प्रदेश कार्यालय में हुई। बीजेपी प्रदेश हमारी पूरी चुनाव की तैयारी है। निकाय चुनाव की अब निर्णय माननीय न्यायालय को करना है और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा, हम अगर चुनाव अभी होता है बहुत जल्दी तो हम प्रत्याशी चयन की मुझे मिड सेशन के लिए काम मिला है, क्योंकि स्वतंत्र देव जी का जो बचा कार्यकाल है मुझे मिला है। मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से निर्देश का इंतजार कर रहा हूं और जैसे निर्देश मिलेगा संगठन के पुनर्गठन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के चुनाव को लेकर और जो लोकसभा चुनाव है आगामी 2024 का, उसको लेकर ये एक बैठक है और तैयारियों के लिहाज से जो चुनावी अभियान है उनके लिहाज से बैठक आज की काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल इस बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्षों को बुलाया गया था, सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया था और सभी जो निगमों के प्रभारी हैं, क्षेत्रीय संयोजक हैं, उनको इस बैठक में बुलाया गया था। 2 चरणों में यह बैठक आयोजित हुई। पहले चरण में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो बैठक में शामिल हुए और उनके साथ में क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रभारी शामिल हुए। इस बैठक में मंथन किया गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निकायों में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कौन सी सीटें ऐसी हैं जो कमजोर हैं, उनके लिए अलग से चुनावी अभियान सेट किए गए हैं, उन पर किस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी को उतरना है, इस पर मंथन किया गया। वहीं जो निकाय चुनाव के प्रभारी और क्षेत्रीय प्रभारी और क्षेत्रीय संयोजक हैं उनसे फीडबैक लिया गया कि उनके क्षेत्र में जो सीटें हैं उन सीटों में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, उनसे बातचीत की गई और उसी आधार पर आगामी चुनावी अभियान सेट किए गए। और अब आपको बताते चले कि आखिरकार बीजेपी की इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहा। भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, धर्मपाल सिंह संगठन महामंत्री हैं और 17 नगर निगमों के संयोजक प्रभारी और 6 क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पार्टी नेताओं से जेल में मुलाकात का सिलसिला जारी है।
और अब झांसी जेल में जाकर पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से भी अखिलेश यादव ने मुलाकात की। आपको बता दें, इससे पहले अखिलेश यादव बाहुबली रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी से भी जेल में मुलाकात कर चुके हैं। दीप नारायण से मुलाकात के बाद अखिलेश ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का भी आरोप लगाया है। खैर, अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि दीप नारायण आखिरकार कौन है। अखिलेश यादव का जेल से सियासी खेल जारी है। झांसी पहुंचकर सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 3 माह से जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से जेल में करीब आधे घंटे मुलाकात की और बाहर आकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर वार किया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार ने न्याय व्यवस्था खत्म कर दी है। इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सपा कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजा जा रहा है। अधिकारियों पर दबाव बनाकर भाजपा सरकार ने पूर्व विधायक दीप नारायण यादव को जेल भेजने का काम किया है। झांसी के लोग और हम समझते हैं, आप पत्रकार साथियों को सब पता है कि दीपक यादव पूर्व विधायक झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा गया है। ये सरकार केवल संदेश देना चाहती है, क्योंकि हर मुद्दे पर ये सरकार नाकाम है, असफल है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोला। पहले तो ऑफर वाली बात को फिर से दोहराते हुए कटाक्ष किया, फिर पर्ची का जिक्र करते हुए चुटकी ली कि जो डिप्टी सीएम हैं, दोनों पहले डिप्टी सीएम पर जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उन पे मुकदमा कायदा था जो पर्ची वापस ली थी उन्होंने। क्या मुकदमा था उन पे? किस बात का चंदा लिया था उन्होंने? भाई, जो डिप्टी सीएम पर मुकदमा हो, और वो भी किस बात का? पूजा पाठ में चंदा लेने का, उसकी पर्ची फर्जी छपवाई हो, उसका क्या जवाब दे बताओ आप? हमसे ये पूछो कि सैनिक स्कूल में बजट क्यों नहीं आया? और फिर जो डिप्टी सीएम हैं, पहले किस बात के मंत्री थे, किस विभाग के मंत्री थे? उनका प्रमोशन हुआ है, डिमोशन हुआ है? अखिलेश यादव के वार पर यूपी में होने वाले इन्वेस्टर समिट भी शामिल रहा और मंत्रियों के विदेश दौरे पर भी अखिलेश ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने किन देशों से क्या एएमयू किया है, इसे विधानसभा में टेबल करना चाहिए। मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री में गए थे, कोई ब्राजील गया, कोई यूएस गया, कोई यूरोप में गया, कोई एम्स्टर्डम में गया और कोई ऑस्ट्रेलिया गया। आखिरकार ये मंत्री एमओयू क्या करके आए? इन सब एमओयू को विधानसभा में टेबल करना चाहिए। पत्रकार साथियों को जानकारी होनी चाहिए क्या एमओयू किए हैं। जनता को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जनता के खर्चे पर ही जा रहे हैं विदेश में, और जनता के खर्चे से ये कुछ कारोबार लाना चाहते हैं। जिस सरकार के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हो, कोई अगर कारोबारी यहाँ आना चाहता है तो किस पॉलिसी के तहत आएगा? जिस सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, अगर पॉलिसी बनाई हो तो बताएं। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश ने आजमगढ़ में बाहुबली विधायक रमाकांत से भी मुलाकात की थी और कुछ दिन पहले ही कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी से भी मिलने गए थे। सपा के नेताओं से जेल में अखिलेश यादव की इस मुलाकात पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। अब ये उनके सामने संकट है, तो उनकी जो पार्टी है, उस पार्टी में जो उनके विधायक हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, वो उनका इतिहास उसी प्रकार का है। लेकिन सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कानून का पालन करवाने के लिए संकल्पित है। बहरहाल पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह के जेल जाने की कहानी भी काफी हैरान करने वाली है। दीप नारायण ने कुख्यात बदमाश लेखराज सिंह यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में पुलिस ने एक्शन लेते हुए पूर्व विधायक दीप नारायण को जेल की यात्रा कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको जेल में मुलाकात का सियासी खेल भी बताते हैं कि अखिलेश ने कब अपने पार्टी के किस नेता से जेल में मुलाकात की। आजमगढ़ जेल में बाहुबली रमाकांत यादव से मिले थे अखिलेश यादव। 22 अगस्त 2022 को जेल में ये मुलाकात हुई थी।
उसके बाद कानपुर जेल में एमएलए इरफान सोलंकी से मिले। 19 दिसंबर 2022 को जेल में ये मुलाकात की गई और आज झांसी में दीप नारायण सिंह यादव से भी मुलाकात की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज महापुरुषों और राजनेताओं के समाधि स्थलों का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इसी क्रम में राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर भी वो गए और उनको नमन किया। और राहुल के इस कदम को जहां कांग्रेस की ओर से उदार राजनीति का संकेत माना जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर गौरव गांधी के अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर किए गए ट्वीट पर पार्टी बैकफुट पर आ गई। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का चरित्र बताया और यही नहीं, सोनिया गांधी के पुराने बयानों को आधार मानते हुए राहुल को पहले प्रायश्चित की नसीहत की है। राहुल ने अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन। राहुल गांधी की राजनीति पर सियासत गरम। कांग्रेस ने पूर्व पीएम को बताया ब्रिटिश एजेंट। बीजेपी ने कांग्रेस के चरित्र पर उठाए सवाल। भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पहुंचे। राहुल के पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि पर पहुंचने के बाद भाजपा ने उन पर हमला बोल दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के चरित्र पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी का संस्कार ही यही है, अटल जी को अपमानित करना, भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करना, और वही काम अब मोदी जी के साथ कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो जितना इस तरह का पॉलिटिकल पाखंड कर रहे हैं, जितना इस तरह की घटिया चीजें कर रहे हैं, उतना उनका जो है सत्यानाश हो रहा है। वैसे तो कांग्रेस नेता गौरव गांधी ने विवाद के बाद अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन बीते 25 दिसंबर को अटल की जयंती के मौके पर गौरव गांधी ने एक ट्वीट किया था और लिखा था, 1942 में आरएसएस के अन्य सदस्यों की तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया। उन्होंने आंदोलन में शामिल होने वालों के खिलाफ ब्रिटिश मुखबिर के तौर पर काम किया। भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर राहुल गांधी समाधि घूम रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची थी। इसके बाद यात्रा में 9 दिन का ब्रेक लिया गया है। इस दौरान यात्रा में शामिल लोग आराम करेंगे और अपने परिवारों से मिल सकेंगे। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से उत्तर प्रदेश में यात्रा की एंट्री करेगी। लेकिन यात्रा में ब्रेक लेकर सदैव अटल से एकता का संदेश देने के प्रयास से पहले बीजेपी ने राहुल को पश्चाताप करने की नसीहत दी है। किसी की राष्ट्रभक्ति पर, किसी के ईमानदारी पर, किसी के संकल्प पर साजिशी सवाल खड़े करेगा तो वो बहुत दुखद बात है। तो उन्हें तो सबसे पहले प्रायश्चित करना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी ने अटल जी के जिंदा रहते अटल जी को दुख दिया, अटल जी के ईमान और अटल जी की राष्ट्रभक्ति पर सवालिया निशान खड़ा करने का षड्यंत्र और साजिशें की, तो वो एक बहुत बड़ा पाप है कांग्रेस पार्टी। बहरहाल भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपनी इमेज बदलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सदैव अटल पर जाना भी इसी राजनीति और रणनीति का हिस्सा समझा जा सकता है। ये कहा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं और ऐसे में ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी जो कुछ देर पहले देखिए तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद समता स्थल अभी जाएंगे। उनके साथ केसी वेणुगोपाल जी कांग्रेस संगठन महासचिव हैं, वो भी मौजूद हैं। राजघाट जाने के बाद एक तरह से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है और उसी संदेश के तहत ही तो पूरा कह सकते हैं कि राहुल गांधी सभी समाधि स्थल जा रहे हैं। और उसमें सबसे अहम बात है, कई मायने हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर आना है। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा पर वो निकले हैं और उसी के तहत जो तमाम जो लीडर्स हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए, उन सभी के समाधि स्थल पर पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज 18 दिल्ली। और अब एक अहम खबर, सलमान खुर्शीद ने विवादित बयान दिया है, राहुल गांधी को राम बताया है। खुर्शीद ने कांग्रेसियों को कहा है कि भरत भगवान राम की खड़ा हूं,
बहुत दूर तक जाती है। उनकी खड़ाऊ लेकर यूपी में चले हैं और यहां खड़ाऊ पहुंची तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये बात कही गई है। सलमान खुर्शीद की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है और ये विवादित बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा ये भी हम आपको सुनाते हैं। योगी जैसी जब उन्होंने कही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है, हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुँच पाते हैं तो खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाऊ लेके चलते हैं, तो खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुँच गई है तो राम जी भी पहुँचेंगे, ये हमारा विश्वास है। चीन से आ रही कोरोना की तस्वीर डराने वाली है और एशिया में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 ने तेजी से पांव पसार लिए हैं, जिसको भारत आने से रोकने के लिए एयरपोर्ट पर जांच में तेजी आ गई है। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, लेकिन कोरोना पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। तो भारत में कोरोना पर वार के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको कोरोना अपडेट भी बताते हैं। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 187 नए केस सामने आए हैं। बीते 7 दिनों का औसत 172 का है। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की स्क्रीनिंग की जा रही है। 5 देशों के यात्रियों का RT-PCR टेस्ट हो रहा है। फ्लाइट से उतरते ही कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना लक्षण पाए जाने पर क्वारंटीन भी किया जाएगा। ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि जब BF.7 हमारे यहाँ ऑलरेडी है तो ये इतना बड़ा एक पैनिक क्यों फैलाया जा रहा है, एक तमाशा क्यों बनाया जा रहा है। पहचान तो गए ही होंगे आप, ये हैं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन। नाम में डॉक्टर लगा है तो उससे आप सफेद कोट वाला मत समझ लीजिएगा। समाजवादी सांसद महोदय ने कोरोना को लेकर सरकारी दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं कि बेवजह का पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि जब BF.7 हमारे यहाँ ऑलरेडी है तो ये इतना बड़ा एक पैनिक क्यों फैलाया जा रहा है, एक तमाशा क्यों बनाया जा रहा है। राहुल जी की यात्रा को रोकने के लिए अगर ये काम किया जा रहा है जैसा कि महसूस हो रहा है, तो ये हमारी सियासत के लिए, राजनीति के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमारी खत्म होती है। एक तरफ चीन में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद डराने वाली है। जहां हॉस्पिटल में लाशों के अंबार दिख रहे हैं, जिसको देखते हुए देश में कोरोना से लड़ाई के लिए अपनी तैयारी पुख्ता की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कोरोना की आहट को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गया है। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। खासकर चीन, जापान, कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी गई है। जिस तरह से कोविड महामारी फैल रही है, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट को तुरंत ही एयर सुविधा के माध्यम से सभी पैसेंजर को ट्रैक किया जाएगा। पैसेंजर पहले से ही RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और कोई पॉजिटिव पाया जाएगा या तो बुखार पाई जाएगी तो उसको देश में ही क्वारंटाइन करने के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार और यूपी सरकार की ओर से फिर से एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। माननीय मांडविया जी से संपर्क में है और यूपी गवर्नमेंट प्रत्येक जनपद में अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलाधिकारियों के माध्यम से अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगा करके जाएं और जो हमारे पुराने उपकरण हैं उनको मेंटेन करें, उनको तैयार करें, दवाइयाँ के अंजाम रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में यदि कोई संदिग्ध मरीज मिलता है तो उसकी जाँच करने के बाद ही सार्वजनिक स्थल पर जाने की सुझाव दिए हैं। इसके अलावा यदि पॉजिटिव मरीज है तो जीनोम टेस्टिंग भी हम करा रहे हैं। संक्रमण को लेकर अजीबोगरीब बयानवीरों की फहरिस्त में संभल से समाजवादी सांसद सफेकुर रहमान बर्क भी शामिल हैं। उनका कहना है कि जो कोरोना की बात हो रही है वो सियासी कोरोना ज्यादा है। राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी हैरान परेशान है। ये कोरोना
का जो प्रोपेगेंडा है, ये सियासी कोरोना है असल में। ये बीजेपी का सियासी कोरोना है। इस सियासी कोरोना से डर रहे हैं, चूंकि अब आज वो दाखिल हो रहे हैं राहुल गांधी दिल्ली में, तो इन्हें परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस असल कोरोना तो का पता नहीं अभी क्या है, क्या हालात हैं। बहरहाल ना, लेकिन सियासी कोरोना ज्यादा फैला हुआ है इस वक्त। सर, चाइना में इतने लाखों लोग मर रहे हैं, उसको चाइना में इतने लोग मर रहे हैं, मैसेज आ रहा है लगातार, तो भारत अभी तो इस पर इन्होंने बहस नहीं कराई। हम यही तो चाहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर बहस हो, और बहस लेकिन बहस पे तैयार नहीं हुए कि ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो हम इस पर बहस होती तभी तो सामने आता। कोविड को लेकर बेवजह की बयानबाजी केवल समाजवादी सिपाही ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी पीछे नहीं है। अभी कोरोना में राशन बांटा, उसके बाद बंद कर दिया और दोबारा से फिर बांटने लगे। क्या देखते हैं इसमें, जरिए देखते हैं? ऐसा है, कोरोना में कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी की यात्रा को दिल्ली में नहीं घुसने देना चाहते, इसलिए कोरोना पहले करा दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बहाने समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार की नीयत पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कोई पैनिक बता रहा है तो कोई कुछ और, लेकिन जब देश में कोरोना का कहर अपने पीक पर था, ना कोई हॉस्पिटल खाली था और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर भी मारामारी मची थी। ऐसे में केंद्र सरकार नहीं चाहती कि भारत में फिर से ऐसे हालात पैदा हों, जिसके लिए कोरोना नियम का फिर से सख्ती से पालन करने की एडवाइजरी जारी की गई है। लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एशिया के किन 5 देशों के यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य की गई है, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड, ये ऐसी जगह है जहां पर कोरोना को लेकर सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इन देशों में एक दिन में कितने कोरोना केसेस सामने आए हैं, इन आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लीजिए। जापान की अगर बात करें तो 1,49,655 केस आए हैं। साउथ कोरिया की अगर बात करें तो 25,545 केस जो है वो सामने आए हैं। हांगकांग पर नजर डालिए तो 2 लाख से ज्यादा केसेस पर डे सामने आए। ताइवान में 1,77,000 के पार आंकड़ा पहुंचा। तो चीन के अंदर 5,944 केस रजिस्टर किए गए एक दिन में। पीएम मोदी वीर बाल दिवस के मौके पर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान वो शामिल हुए। तो लखनऊ में सीएम योगी वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं उत्तराखंड के खटीमा में नानक मत्ता में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा पहुंचकर शहीद साहिबजादों को नमन किया। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तीनों ने किस तरह साहिबजादा दिवस पर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, गुरु नानक के पुत्रों की शहादत को नमन किया। वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 दिसंबर को इसकी घोषणा प्रकाश पर्व के मौके पर पूर्व में ही प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। तो वीर बाल दिवस के मौके पर साहिबजादों को किस तरह नमन किया गया, आप तस्वीरों में देखिए। दो पुत्र युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह दीवारों में चिन लिए जाते हैं, लेकिन कहीं उफ तक नहीं करते। धर्म की रक्षा करनी है और अब वही बलिदान की प्रेरणा हम सबको आज भी विपरीत परिस्थितियों में जूझने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, ये सच है, जब भी हिंदुस्तान के ऊपर संकट आया है, कौन नहीं जानता है कि पश्चिम से आने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए पंजाब हमेशा एक दीवार बनकर के खड़ा होता रहा है। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।